भारत में एक बड़ा अजीब विरोधाभास है। हम एक तरफ तो नदियों को माँ कहकर पूजते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, और दूसरी ही तरफ जाने अनजाने में हमने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा डस्टबिन बना दिया है। तो चलिए इसी उलझन की गहराई में उतरते हैं। इसकी शुरुआत एक बहुत ही अजीब सी रस्म से करते हैं। एक ऐसी रस्म जो लगभग हर रोज दोहराई जाती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या कोई भी इंसान जानबूझकर अपने ही पीने के पानी के ग्लास में आर्सेनिक और लेड जैसा खतरनाक जहर मिलाएगा? बिल्कुल नहीं, है ना? अब एक और कल्पना कीजिए, कोई मंदिर से पूजा के पवित्र फूल ले, उनमें जहर मिलाए और फिर उन्हें पानी में घोलकर पी जाए। सुनने में ही ये कितना पागलपन लगता है। पर हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम सब मिलकर ठीक यही काम कर रहे हैं, हर एक दिन। तो सवाल ये उठता है कि ये कैसे हो रहा है? कैसे पूजा में चढ़ाई जाने वाली पवित्र चीजें ही हमारी नदियों के लिए जानलेवा जहर बन जाती हैं? चलिए पता लगाते हैं। भारत में करीब 6.5 लाख मंदिर हैं। इन मंदिरों से हर साल लगभग 80 लाख मीट्रिक टन पवित्र माने जाने वाले फूल नदियों में बहा दिए जाते हैं। अब ये 80 लाख टन कितना होता है? इसको ऐसे समझिए, अगर इन सारे फूलों को ट्रकों में भरा जाए तो दिल्ली से मुंबई तक ट्रकों की एक बम्पर टू बम्पर लाइन लग जाएगी, और ये हर साल होता है। और जब ये फूल, जिन पर अक्सर आर्सेनिक, लेड और कैडमियम जैसे कीटनाशक लगे होते हैं, पानी में जाकर सड़ते हैं, तो एक साइंटिफिक प्रोसेस शुरू होता है। इसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। आसान भाषा में ये पानी से सारी ऑक्सीजन खींच लेता है और धीरे धीरे नदी के उस हिस्से को एक डेड जोन में बदल देता है। लेकिन मामला सिर्फ फूलों तक ही सीमित नहीं है। देखिए कैसे दूसरी पवित्र चीजें भी नदी को धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। सबसे पहले मूर्तियां, जो कभी नदी की मिट्टी से बनती थी, आज उनमें से 90% प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती हैं, और उन पर जो पेंट होता है उसमें मर्क्यूरी और लेड जैसे जहर होते हैं। फिर दूध और घी, ये पानी में जाके बैक्टीरिया को तेजी से बढ़ाते हैं, जो पानी की ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। और सिक्के, पहले तांबे के सिक्के पानी को शुद्ध करते थे, लेकिन आज के सिक्के निकल और लोहे के अलॉय से बनते हैं, जो हैवी मेटल पोल्यूशन फैलाते हैं। और आखिर में मानव अवशेष, जो पानी में फीकल कॉलीफॉर्म जैसे बेहद खतरनाक बैक्टीरिया फैलाते हैं। धार्मिक कचरा एक ऐसी समस्या है जो हमें साफ साफ दिखती है, पर सिस्टम का सबसे बड़ा विलन कोई और है, जो इससे कहीं ज्यादा बड़ा और छिपा हुआ है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। हमारी नदियों में जितना भी प्रदूषण है, उसका 70% हिस्सा हमारे शहरों से निकलने वाले बिना ट्रीट किए हुए गंदे पानी यानी रॉ सीवेज से आता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट 20% और धार्मिक व अन्य कचरा सिर्फ 10% है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई। 1986 से अब तक गंगा एक्शन प्लान जैसे प्रोजेक्ट्स पर हम टैक्स पेयर्स के 33,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हो चुके हैं। लेकिन इतना सारा पैसा गया कहाँ? सच तो ये है कि खराब मैनेजमेंट और कम क्षमता वाले ट्रीटमेंट प्लांट्स की वजह से ये पैसा काफी हद तक बर्बाद हो गया। असल में होता ये है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स अपनी क्षमता से ज्यादा गंदा पानी ट्रीट नहीं कर पाते और ज्यादातर कचरे को एक बाईपास वाल्व के जरिए सीधे नदियों में बहा देते हैं। तो ठीक है, नदियां जहरीली हो रही हैं, पर इसका एक आम इंसान की सेहत और उसकी जेब पर असल में क्या असर पड़ता है? इसके नतीजे सच कहूं तो बहुत भयानक हैं। हर साल 3 करोड़ 77 लाख भारतीय पानी से होने वाली बीमारियों के शिकार होते हैं। हर साल 1 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत डायरिया जैसी एक ऐसी बीमारी से हो जाती है जिसे आसानी से रोका जा सकता था। कई कृषि क्षेत्रों में कैंसर विलेज तक बन गए हैं, और पंजाब की कैंसर ट्रेन एक डरावनी हकीकत है। और ये जहर आखिर हमारी खाने की प्लेट तक पहुंचता कैसे है? इसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। देखिए, लेड और मर्करी जैसे जहरीले तत्व पानी में जाते हैं। पानी में मौजूद काई उन्हें स्पंज की तरह सोख लेती है। फिर छोटी मछलियां उस काई को खाती हैं और बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को। फूड चेन के हर अगले लेवल पर जहर की मात्रा हजारों गुना बढ़ जाती है, और इसका आखिरी स्टॉप होता है इंसान का शरीर। और इस प्रदूषण के संकट के साथ एक और बड़ा संकट जुड़ा है, पानी की कमी का। 1951 में भारत में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 5,177 क्यूबिक मीटर थी। 2021 तक ये 71% गिरकर सिर्फ 1,486 क्यूबिक मीटर रह गई।
और अनुमान है कि 2050 तक भारत एक गंभीर जल संकट वाला देश बन जाएगा, जिसकी एक झलक हमने 2019 में चेन्नई के डे ज़ीरो में देखी भी की। हालात बहुत गंभीर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उम्मीद खत्म हो गई है। देश में और विदेशों में भी इसके कामयाब समाधान मौजूद हैं। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि भारत में समाधान सिर्फ बैन लगाने से नहीं आएगा, बल्कि लोगों को भावनात्मक और तार्किक रूप से अच्छे विकल्प देने से आएगा। जैसे फूलों को नदी में फेंकने की बजाय उन्हें अगरबत्ती या बायोलेदर बनाने के लिए रिसाइकिल किया जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह इको फ्रेंडली मिट्टी की मूर्तियां इस्तेमाल हो सकती हैं। दूध को नदी में बहाने से कहीं बेहतर है कि उसे अनाथालयों में दान कर दिया जाए, और सिक्के नदी में फेंकने की जगह मंदिर की देखरेख के लिए दान पेटी में डाल दिए जाएं। और आखिर में ये सारी बातचीत एक बहुत ही बुनियादी चुनाव पर आकर टिक जाती है, एक ऐसा चुनाव जो हम हर दिन करते हैं। एक तरफ माँ और दूसरी तरफ डस्टबिन, ये दोनों शब्द कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। और इस पाखंड की, इस दोहरे रवैये की कीमत हम सब चुका रहे हैं, अपनी सेहत से, अपनी अर्थव्यवस्था से और अपने बच्चों के भविष्य से। कैंसर गांव से लेकर देश की जीडीपी में होने वाले भारी नुकसान तक इसके नतीजे बहुत विनाशकारी हैं। तो अंत में एक सवाल सोचना बहुत जरूरी है, क्या पूजा का, भक्ति का सबसे सच्चा रूप बस यही है कि हम अपनी नदियों को उनके हाल पर अकेला छोड़ दें?